तो फिल्म की शुरुआत होती है एक माँ और बेटी को दिखाते हुए। माँ का नाम है यूशी और बेटी का नाम है मे। मैं अभी छोटी है, स्कूल नहीं जाती और रोज कुछ बच्चे उसके साथ खेलने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक दिन जब मे के साथ कुछ और बच्चे खेलने के लिए आते हैं तो यूशी को एक काम याद आ जाता है और वो पूरा घर अच्छी तरह चेक करने के बाद उस काम करने के लिए निकल जाती है। लेकिन जब वो घर वापस आती है तो उसे घर पे कोई बच्चा दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। कुछ देर तक तो उसे लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होगी या उनके घर चली गई होगी। लेकिन जब ज्यादा टाइम गुजर जाता है तो वो पता करती है, बच्चे बताते हैं कि मैं तो उन्हें काफी देर तक नहीं मिली थी। ये खबर सुनकर वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है और हर जगह मे को ढूंढने के बाद वो अपने हस्बैंड को कॉल कर देती है कि मे गायब हो गई है। इस टाइम तक पुलिस भी उसके घर आ गई थी और उसने मे की कंप्लेन भी कर ली थी। पूरा दिन पुलिस वाले, यहाँ तक के सब लोग मिलकर मे को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन मे नहीं मिल पाती। थक हार कर सब लोग घर आ जाते हैं। रात को यूशी जब गंदे कपड़े डालने के लिए वॉशिंग मशीन के पास जाती है तो जोर से चिल्ला देती है क्योंकि उसकी बेटी मे मशीन के अंदर फंसी हुई थी और दम घुटकर मारी गई थी। यूशी के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। खैर, इस हादसे को 1 साल गुजर जाता है और हम देखते हैं कि यूशी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। वो जानती है क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मशीन का लॉक खराब है। अगर कुछ दिन पहले ही वो मशीन रिप्लेस कर लेती तो शायद वो हादसा ना होता। बहुत सी थेरेपीज लेने के बावजूद भी वो मूव ऑन नहीं कर पा रही। इसीलिए एक दिन यूशी की मॉम यूशी के पास एक पम्फलेट लेकर आती हैं। इस पर एक टेम्पल के बारे में बताया गया था जहाँ पर मरने वालों की कुछ चीजों को ले जाकर एक रिचुअल के जरिए जलाया जाता है और उसके बाद इंसान मूव ऑन कर जाता है। यूशी की मॉम चाहती थी कि यूशी उस टेम्पल में जाए। यूशी भी सोच में पड़ जाती है लेकिन अचानक ही खिड़की के पास खड़ी हुई यूशी के हाथ से वो पम्फलेट गिर जाता है और हवा के तेज होने की वजह से वो आगे की तरफ उड़ने लग जाता है। यूशी भागकर उसे पकड़ने के लिए जाती है और वो पम्फलेट जाकर एक डॉल के बॉक्स के ऊपर लग जाता है। यूशी उस अजीब से पुराने बॉक्स के अंदर रखी हुई डॉल को देखती है। पता नहीं क्यों पर उसे इस डॉल से ऐसी अट्रैक्शन हुई थी जैसे ये डॉल उसकी अपनी बेटी हो। वो उस डॉल को खरीद कर घर ले आती है और आज शाम जब यूशी के हस्बैंड घर वापस आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि यूशी आज बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसका ये चेंज देखकर वो खुद हैरान भी था और खुश भी। यूशी ने आज सबके लिए अच्छा खाना भी बनाया था। वो भी खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठता है तो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उनकी बेटी की चेयर पर एक डॉल रखी हुई थी। वो इस डॉल को देखकर खामोश हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि अगर इस डॉल की वजह से ही यूशी का मूड ठीक हुआ है तो वो इस डॉल को यूशी से दूर नहीं करेगा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। यूशी उस डॉल को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालती है, उसके लिए कपड़े लेकर आती है, उसे नहलाती धुलाती है, साफ करती है। और एक सबसे अजीब बात हम ये नोटिस करते हैं कि उस डॉल के बाल और नाखून बार बार बड़े हो जाते हैं जिसे यूशी काटती भी है लेकिन उसे खुद इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ये सिर्फ एक डॉल है, इसके बाल या फिर नाखून कैसे बड़े हो सकते हैं। काफी अरसा गुजर जाने के बावजूद भी जब जब दादा हिकू यूशी की उस डॉल को देखता था तब तब डर जाता था। उसे कभी इस डॉल से अच्छी फीलिंग नहीं आई थी। एक दिन वो यूशी को डॉक्टर के पास भी ले जाता है और उसे डॉल वाली बात बताता है। डॉक्टर दादा हिकू को पर्सनली बुलाकर कहते हैं कि तुम यूशी से उस डॉल को दूर मत लेकर जाना, वो तुम्हारी वाइफ के लिए एक जानवर की तरह काम कर रही है। जिस तरह लोग अक्सर जानवरों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं, ऐसे ही यूशी उस डॉल की वजह से मूव ऑन कर रही है। दादा ही को भी उनकी बात समझ जाता है और अब लाइफ थोड़ी नॉर्मल होने लग जाती है। और इसी सब के दौरान इन्हें दोबारा से खुशखबरी मिल जाती है कि उनके घर जल्द ही एक बेबी आने वाला है। यूशी के अंदर तो जैसे एक नई जिंदगी आ गई थी, उसने दोबारा से जीना शुरू कर दिया था। कुछ अरसा गुजरा और उनके पास दोबारा एक बेटी पैदा हुई जिसने उनकी फैमिली दोबारा से कंप्लीट कर दी। इस बेटी का नाम उन्होंने पहली बेटी से मिलता जुलता ही रखा था, माई। माई के आने के बाद जैसे यूशी उस डॉल को भूल ही गई थी। उसने उस डॉल को फेंका तो नहीं था लेकिन साइड पर रखना शुरू कर दिया था। कभी कभार यूशी उस डॉल को माई को चुप करवाने के लिए इस्तेमाल कर लेती थी। एक दिन वो बेबी मॉनिटर पर देखती है कि जहाँ वो उस डॉल को माई के साथ लटा कर गई थी अब वो डॉल माई के ऊपर आई हुई थी। यूशी और उसकी मॉम फौरन ही माई के पास जाते हैं और देखते हैं कि माई रो रही थी और उस गुड़िया के बालों से माई की गर्दन पर चोट भी लग चुकी थी। वो काफी परेशान हो जाते हैं और यूशी की मॉम गुस्से में उस डॉल को साइड पर फेंक देती है। रात होने पर यूशी ये सारी बातें दादा हिको को यानी अपने हस्बैंड को बताती है और उसके हस्बैंड फैसला करते हैं कि वो इस डॉल को दोबारा से बंद कर देंगे। और ये करने के लिए जब वो अपनी बेटी के रूम में जाते हैं तो वो पहली मर्तबा उस डॉल के बॉक्स को देखते हैं जिसके ऊपर अजीबोगरीब इनकैंटेशंस यानी मंत्र लिखे हुए थे। खैर दादा हिको इस चीज को भी इग्नोर कर देता है और ये दोनों मिलकर उस डॉल को उसी बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। और ऐसे फिर कुछ अरसा गुजर जाता है। सब चीजें नॉर्मल थी। माई बड़ी हो चुकी थी और अब स्कूल भी जाने लगी थी। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आती है तो उसके पास कुछ मार्बल बॉल्स थे। एक मार्बल बॉल अचानक से उसके क्लोजेट की तरफ जाने लगता है और उसके अंदर चला जाता है। अपने मार्बल बॉल को ढूंढने के चक्कर में वो जब क्लोजेट खोलती है
तो उसकी नजर उसी डॉल वाले बॉक्स पे पड़ जाती है और वो उस डॉल को बाहर निकाल लेती है। जब वो ये डॉल जाकर यूशी को दिखाती है तो यूशी थोड़ा हैरान तो होती है लेकिन ज्यादा रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो एक डॉल ही थी। लेकिन इस टाइम जो यूशी एक अजीब बात नोटिस कर रही थी कि डॉल के बाल अब बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके थे, जो उसने खुद काटे थे उसे बहुत अच्छी तरह याद था। रात में जब वो ये बात दादा हिको को बताती है कि उस गुड़िया के बाल और नाखून बड़े हुए हैं, तो दादा हिको भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है पुरानी गुड़िया है, क्या पता काटे हो ना काटे हो तुमने। यूशी भी इन चीजों को इग्नोर कर देती है और जिंदगी दोबारा से नॉर्मल चलने लग जाती है। एक दिन हम देखते हैं कि माई उस गुड़िया से बातें कर रही थी और हमें उस गुड़िया की भी आवाज सुनाई देती है और ऐसे हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो एक लिविंग डॉल है, यानी जिंदा डॉल है। ऐसे ही एक रात माई को उसी डॉल से डर लग जाता है और वो आकर यूशी के पास सो जाती है और उसे बताती है कि उसे पता नहीं क्यों लेकिन डॉल से डर लग रहा है। यूशी अभी भी अपने बेटे की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन माई की एक दोस्त और उसकी मोम यूशी के घर पर आते हैं। दोनों बच्चे रूम में जाकर खेलने लग जाते हैं उसी गुड़िया के साथ और तभी वो जो दूसरी बच्ची घर आई थी वो जोर जोर से रोने लग जाती है। ये दोनों औरतें जब रूम में जाकर चेक करती हैं तो पता चलता है कि उस नई बच्ची के हाथ पर काटने के निशान थे। माई और वो बच्ची इनको बता रही थी कि ये काम डॉल ने किया है, डॉल ने इस बच्ची को काटा था, पर ये दोनों इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और यूशी को लगता है कि जरूर ये काम माई का है और वो डर कर झूठ बोल रही है और डॉल पर इल्जाम लगा रही है। फिर वो दूसरी बच्ची की मोम से अपोलोजाइज करती है, सॉरी करती है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में काम करते हुए यूशी जब मई के रूम में जाती है तो देखती है कि माई एक पेपर बैग मुंह पर डाले हुई थी। उसे इग्नोर करके वो देखने लग जाती है कि मई का कपड़ा कितना बिखरा हुआ था। वो जब कमरा समेटने लगी तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि माई ने अपनी बड़ी बेटी की सारी पिक्चर्स को काट दिया था। बहुत सारी फैमिली पिक्चर्स उसने खराब कर दी थी और ये देखकर यूशी को गुस्सा आ गया। माई को डांटने के लिए उसने माई के सर से पेपर बैग उठाया तो देखा कि वहाँ पर वो डॉल बैठी हुई थी और माई तो पीछे से आ रही थी। आज के दिन का ये दूसरा हादसा था। यूशी फिलहाल इसे भी इग्नोर कर देती है और अगले दिन यूशी को कॉल आती है स्कूल से। माई की ड्राइंग टीचर ने अर्जेंटली यूशी को बुलाया था क्योंकि यूशी ने अपनी ड्राइंग में एक माँ और बेटी को फांसी से लटका हुआ ड्रॉ किया था और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ड्राइंग थी। एक बच्चे के ख्यालात इतने डिस्टर्बिंग कैसे हो सकते हैं, ये चीज तो यूशी को भी डिस्टर्ब कर गई। माई ने एक और ड्राइंग भी बनाई थी और उसने एक बच्ची पानी में चल रही थी और अब की बार तो यूशी समझ गई कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो उस डॉल की वजह से ही हो रहा है, लेकिन वो अभी भी किसी से बात नहीं करती और सो जाती है। रात में दोबारा माई उसके पास डर कर आ जाती है। यूशी उसे जैसे ही प्यार करने लगती है तो उसे महसूस होता है कि ये माई तो नहीं। वो लैंप ऑन करके जब देखती है तो ये वो डॉल थी जिसे देखकर वो जोर से चिल्ला देती है और दादा ही को भी उठ जाता है। दादा ही को इस टाइम उसे रिलैक्स करता है और सुला देता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन यूशी ने अब फैसला कर लिया था कि वो सुबह होते ही दादा हिको को उस डॉल के बारे में सब कुछ सच सच बता देगी। लेकिन दादा हिको को सुबह भी जल्दी थी इसलिए वो घर से निकल गया। यूशी को भी गुस्सा आया और उसने उस डॉल को एक बैग के अंदर फेंका और वो कचरे में रखाई, जिसके बाद वो घर आकर खाना बनाने लगी। अचानक से उसे मेन डोर खोलने की आवाज आती है। वो जब चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि दरवाजे पर वही गुड़िया सर पर पेपर बैग पहने हुए बैठी थी। यूशी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में पकड़े हुए रोलिंग पिन से उस गुड़िया के सर पर जोर जोर से मारने लग जाती है। वो उस गुड़िया को पूरी तरह तकरीबन कुचल देती है, लेकिन तब अगले ही लम्हे वो देखती है कि वो गुड़िया तो माई के बेड पर बैठी हुई थी और यहाँ पर जिससे उसने मारा था वो कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी माई थी। ये देखकर वो जोर से चिल्ला देती है और होश में आ जाती है। ये सब सिर्फ उसका बुरा ख्वाब था जो शायद उसी डॉल ने उसे दिखाया था। उसके होश में आते ही दरवाजे की बेल होने लगी। इस मर्तबा जब यूशी ने जाकर देखा तो सच में वही गुड़िया दरवाजे के बाहर थी और एक नोट के साथ। म्युनिसिपल वालों ने उसे वापस रख दिया था क्योंकि इतना बड़ा स्क्रैप यहाँ पर ले जाना मना था। यूशी को गुस्सा आता है और वो अब इस डॉल को लेकर खुद नीचे जाती है और अपने हाथ से गार्बेज वालों को देती है और म्युनिसिपल वालों से बात कर अपने हाथ से उस डॉल को म्युनिसिपल ट्रक के अंदर डालती है। ये आदमी उसकी बात मान जाते हैं, जिसके बाद यूशी रिलैक्स होकर अपने घर आ जाते हैं। वो रूटीन के काम ही कर रही थी कि अचानक उसे बाहर शोर सुनाई दिया और जब उसने बाहर जाकर रीजन देखी तो वो पूरी तरह टूट गई। उसने जिस आदमी को वो डॉल पकड़ाई थी वो आदमी अपने ही गार्बेज ट्रक के अंदर क्रश होकर मारा गया था। इतनी भयानक मौत कि कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था। यूशी इसलिए टूट गई थी क्योंकि वो समझ गई थी ये सब कुछ उस डॉल का किया हुआ है। वो जब मर्डर सीन से साइड पर आती है तो देखती है कि उसकी बेटी उसी गुड़िया को हाथ में उठाई खड़ी थी और वो इस टाइम यूशी के ऊपर गुस्सा थी कि क्यों आपने इस डॉल को गार्बेज वाले को दिया।
यूशी को ये भी नहीं समझ आती कि उसकी बेटी माई को ये बातें किसने बताई थी। इस टाइम हम दोबारा नोटिस करते हैं कि उस गुड़िया के बाल बड़े हो चुके हैं। यूशी अपनी बेटी के साथ कुछ भी नहीं बोलती और उस डॉल को लेकर अब ये लोग घर वापस आ जाते हैं। लेकिन अब हर वक्त यूशी अपनी बेटी पर और उस डॉल पर नजर रखने लगी थी। वो दादा हिको को अपने डर के बारे में भी बताती है, लेकिन दादा हिको उसकी बात पर जब यकीन नहीं करता तो यूशी उसे बेबी मॉनिटर दिखाती है जहाँ पर मैं उस डॉल से बातें कर रही थी। और यूशी कहती है तुम मानो ना मानो ये डॉल हॉन्टेड जरूर है। पर दादा हिको इन सब चीजों को इग्नोर करने को कहता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हो। यूशी अब दोबारा सो जाती है और अगले दिन वो जब अपनी बेटी से हाइड एंड सीक खेल रही थी तो एकदम से उसके पीछे से किचन का दरवाजा बंद हो जाता है। वो घबराती नहीं, उसे लगता है कि शायद उसने खुद ही बंद किया होगा। दरवाजे की ओर से वो देखती है कि उसकी बेटी किचन के अंदर ही थी, लेकिन फिर अगले ही पल उसे अपने पीछे से कोई भागता हुआ महसूस हुआ। वो माई के रूम में गई तो उसने देखा कि माई अपने ब्लैंकेट में छुपी हुई थी। उसे ढूंढने के लिए जैसे ही उसने ब्लैंकेट उठाया तो माई एकदम से बेड के नीचे चली गई और जब यूशी ने बेड के नीचे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। और अब कोई ना दिखने वाली चीज अपने ऊपर एक ब्लैंकेट ओढ़ते हुए वहाँ से भाग गई। यूशी ने उसे देखा, वो कोई डॉल नहीं थी, उसकी बेटी नहीं थी, वो कोई इवल एंटिटी थी। यूशी और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे अब वो बात याद आती है कि जब उसकी पहली बेटी मे वॉशिंग मशीन के अंदर छुपकर मरी थी। वो जल्दी से लॉन्ड्री रूम में जाती है और देखती है कि सच में उसकी बेटी वॉशिंग मशीन के अंदर छुप रही थी। और जैसे ही उसने वॉशिंग मशीन को खोला तो एक भयानक दिखने वाली बच्ची ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो यूशी को मार ही देती पर यूशी ने अपने से दूर करते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया और पता चला कि ये उसकी अपनी बेटी माई थी। और इतने ऊपर से यूशी की गिराने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी। ये लोग उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर आते हैं और हॉस्पिटल में एग्जामिन के दौरान माई की बॉडी पर और भी ज्यादा चोटों के निशान देखे जाते हैं और कमर पर कुछ इस तरह के निशान भी देखे जाते हैं कि जैसे किसी ने उसे टॉर्चर किया हो या नाखूनों से मारा हो। अब तो दादा हिको को भी थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगा था उस डॉल पर और इस टाइम तक यूशी बिल्कुल फट चुकी थी, उसका समर बिल्कुल खत्म हो गया था। वो दादा हिको को कहती है कि जाओ जाकर उस डॉल के ऊपर कोई रिचुअल करो, लेकिन उसे यहाँ से खत्म कर दो। दादा हिको भी अब घर वापस आता है और उस बॉक्स पे लिखे हुए मंत्रों को सर्च करता है। इसी बॉक्स के ऊपर उसे यासुमोतो का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। सर्च करने पर उसे पता चलता है कि वो एक बहुत ही मशहूर डॉल मेकर था। वो यासुमोतो की बनाई हुई बहुत सारी डॉल्स देखता है जो सच में उस डॉल जैसी दिख रही थी। यहाँ दूसरी तरफ उसने जिस टेम्पल से कांटेक्ट किया था और उस डॉल के बारे में बताया था और उन्हें डॉल के बॉक्स की तस्वीर भेजी थी, वो टेम्पल वाले फौरन उससे कांटेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो, तुम्हारे पास जो डॉल है वो कोई आम डॉल नहीं, वो लिविंग डॉल है और वो जरूर तुम लोगों को नुकसान पहुंचा देगी। इससे पहले कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करे, कल को हम आकर उसे ले जाएंगे। दादा हिको, जिसने कभी इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सुना था, वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर लिविंग डॉल्स क्या होती हैं। वो अब यूट्यूब पर लिविंग डॉल्स के बारे में सर्च करता है तो उसे एक ग्रुप की स्टोरी नजर आती है। ये लोग यासुमोतो के गांव जा रहे थे लिविंग डॉल की सच्चाई जानने के लिए। इन बच्चों ने जो कहानी लिविंग डॉल की सुन रखी थी वो ये थी कि एक दिन यासुमोतो की बेटी गायब हो गई और कहीं नहीं मिली। उस दिन के बाद से उनकी वाइफ को लगने लगा कि उसकी बेटी की सोल यासुमोतो की बनाई हुई एक डॉल के अंदर आ गई है और वो फिर उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगी। एक दिन जब यासुमोतो की वाइफ की डेथ हुई तो यासुमोतो ने उस डॉल को अपनी वाइफ के साथ ही दफना दिया। पर कुछ अरसे बाद उस डॉल को जंगलों में भटकता हुआ दिखा गया। लोगों ने बहुत सी कहानियां बनाई, जिनमें से एक कहानी ये भी थी कि वो डॉल कब्र फाड़ कर बाहर निकल आई थी और उसने अपनी मालिक रे यानी यासुमोतो की बेटी को ढूंढने का काम शुरू कर दिया था, जिसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया था। इसीलिए उसे लिविंग डॉल कहा गया है। दादा हिको जो ये कहानी देख रहा था उससे इस कहानी पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता, इसलिए वो रे के गायब होने की खबर को सर्च करता है और ये खबर भी सच्ची मिलती है। हमें दिखाया जाता है कि उस दिन ये डॉल इन्होंने अपने घर नहीं रखी थी, बल्कि उस डॉल को यूशी की मॉम के घर रखवाया था और यूशी की मॉम के घर उसने अपने सारी असली पत्ते खोल दिए थे। वो यूशी की मॉम को खुल के हॉन्ट कर रही थी और उसने 2-3 मरतबा यूशी की मॉम पर अटैक भी कर दिया था। इसलिए यूशी की मॉम दादा हिको को कॉल कर करके सारी बातें बताती हैं। दादा हिको फौरन उनके घर आने के लिए मान जाता है और जब वो दोबारा अपने घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि इस टाइम मे भी उनके घर पर नहीं थी। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चली जाती हैं और देखने को मिलता है कि वो एक ब्रिज पर बैठी हुई थी। वो जल्दी से उसे ब्रिज से नीचे उतारती है क्योंकि अंदर नदी में गिरकर वो किसी भी वक्त मर सकती थी। उस बच्चे को लेकर जब वो घर वापस आ रही होती हैं तो देखती हैं कि दादा हिको तब तक उनकी बिल्डिंग के पास आ गया था और यहाँ दादा हिको के पास मे थी और मे के हाथ में वो डॉल भी थी। अगर मे और वो डॉल यहाँ थी तो यूशी की मॉम किसे बचा कर आई थी। वो जब अपने इर्द गिर्द देखती हैं तो पता चलता है कि जो सब उन्होंने किया या वो उनका वहम था या फिर डॉल की कोई चाल थी। इस टाइम पर यूशी की मॉम के हाथ पर काटने के भी निशान थे। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वो सारे काम डॉल ने किए थे और उस टाइम ब्रिज पर भी डॉल ही बैठी हुई थी और उसी ने ये सारे ट्रिक्स चले थे। दादा हिको को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक डॉल इतने सारे काम कर सकते हैं।
इसलिए वो उनकी वॉच और हाथ पर काटने के निशानों को अपनी बेटी के दांतों से मैच करता है जो मैच नहीं कर रहे थे। और ऐसे दादा हिको को भी यकीन आने लग जाता है कि यहाँ पर गड़बड़ी ही चल रही है। खैर अगले दिन टेम्पल के मालिक आ जाते हैं और उनसे उस डॉल का बॉक्स ले लेते हैं। डॉल को वो एक सफेद कपड़े में बांध कर यहाँ पर रिचुअल करने लग जाते हैं, जिसके बाद उसे और बहुत सारी डॉल्स के साथ रखकर जला दिया जाता है। लेकिन यहाँ हमें इन प्रीस्ट की हकीकत पता चलती है कि उन्होंने असल में असली गुड़िया को नहीं जलाया था, क्योंकि वो गुड़िया एंटीक पीस थी और उसके बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। इन्होंने जानबूझकर नकली गुड़िया को जलाया था ताकि यूशी और दादा हिको को धोखा मिल जाए और वो लोग असली गुड़िया को जाकर बेच लें। अब वो प्रीस्ट जैसे ही उस गुड़िया को लेकर स्टेशन की तरफ जाने वाला होता है तो अचानक से उसके मुंह से बाल निकलने लगते हैं। वो अपने मुंह से जैसे ही उन बालों को निकाल रहा होता है तो एकदम से लड़खड़ा कर एक्सीलेटर पर गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। प्रीस्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे सब लोग उठाकर एक इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले आते हैं। हम देखते हैं कि दादा हिको भी यहीं पर काम करता था और उन्हें सभी प्रीस्ट की सच्चाई पता चल जाती है और प्रीस्ट भी डर कर इस डॉल को दादा हिको को वापस कर देते हैं और बताते हैं कि ये डॉल सच में कर्स्ड है और उसी के कर्ज यानी शराब की वजह से दूसरे प्रीस्ट का ये हाल हुआ था। इतने में ही यहाँ पर दादा हिको की एक नर्स आ जाती है। वो जब उस डॉल को अपने हाथ में उठाती है तो उसके मुंह से एक दांत निकलकर नर्स के हाथ में गिर जाता है। नर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता था, एक डॉल के मुंह से दांत। ये लोग अब उस डॉल का MRI करते हैं और पता चलता है कि उस डॉल के अंदर पूरा एक इंसानी बच्ची का स्केलेटन था, ढांचा था। ये देखकर सभी का दिमाग सुन हो जाता है। फौरन ही ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं। पर क्योंकि प्रीस्ट और दादा हिको जानते हैं कि ये डॉल क्या कर सकती है, इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये पुलिस वाले की कार का पीछा करेंगे ताकि ये डॉल उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। यहाँ अचानक ही पुलिस वाले को इस डॉल के साथ एक तस्वीर मिलती है। वो जब तस्वीर उठाकर देखता है तो उसमें डॉल का भयानक चेहरा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसका सड़क पर ध्यान नहीं रहता। एकदम से सड़क पर शॉपर में बंधी हुई एक लड़की आ जाती है, जिसे देखकर वो ब्रेक लगाने की कोशिश भी करता है पर ब्रेक लगा नहीं पाता और वो लड़की उसके कार के टायर के अंदर लिपट जाती है और पुलिस वाला ये सारा हादसा देखकर हैरान परेशान हो जाता है। हम देखते हैं कि इस टाइम यूशी के साथ एक और आदमी भी आया था उस डॉल की पूरी कहानी को सुनते हुए उस डॉल को लेने के लिए, और वो अब इस डॉल को उसी बॉक्स में डालकर यहाँ से ले जाता है। असल में इस आदमी का भी मकसद उस डॉल की इवल एनर्जीज को खत्म करना था। वो आदमी अब इन लोगों को लेकर हारू नाम के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के घर आता है जो अब व्हील चेयर पर है। वो आदमी पहले नहीं अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और फिर उन्हें इस डॉल की असली कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि एक दिन यासुमोतो मेरे पास आया था पुलिस स्टेशन में। यासुमोतो वही है जो जापान में सबसे अच्छी डॉल्स बनाया करता था और उसकी डॉल उस वक्त में बहुत महंगी बिका करती थी। वो बहुत मशहूर था, लेकिन जिस दिन वो मेरे पास आया तो वो काफी उदास लग रहा था। उसने मुझे एक डॉल के बारे में बहुत ही भयानक सच्चाई बताई। कहानी है तब की जब यासुमोतो के घर एक बेटी पैदा हुई थी। यासुमोतो की वाइफ उस बेटी से खुश नहीं थी, उसे बेटा चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया था उसे कोई बदल तो नहीं सकता था। वक्त गुजरता रहा और वो बच्ची कुछ बड़ी हो गई और तब तक भी इन दोनों के पास कोई दूसरा बच्चा पैदा ना हुआ। इसी गुस्से और दुख में यासुमोतो की वाइफ ने पहले अपनी बेटी को और फिर खुद को फांसी लगा लिया, पर रस्सी के कमजोर होने की वजह से रस्सी टूट गई और यासुमोतो की वाइफ बच गई, यासुमोतो की बेटी नहीं। यासुमोतो को जब ये चीज पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा टूट गया। वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसकी वाइफ का जुर्म ना पकड़ा जाता, इसीलिए उसने पूरे गांव में अपनी बेटी के घूमने का नाटक किया और यहाँ चुपके से अपनी मरी हुई बेटी का जिस्म उबलते हुए पानी के अंदर मेल्ट कर दिया। जब जिस्म ने अच्छी तरह हड्डियों को छोड़ दिया तो उसने अपनी बेटी के स्केलेटन के ऊपर एक पूरी डॉल बना दी और असल में यही वो डॉल थी जो इस टाइम योशिओर के हाथ में थी। उसकी वाइफ को भी तब अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होने लगी थी। उसने फिर उस डॉल को अपने पास रखना शुरू कर दिया और कुछ दिन बाद फिर वो भी इसी गम में मर गई और मरने से पहले उसने आखिरी ख्वाहिश ये की कि मुझे उसी पॉट में दफनाना जिसमें मेरी बेटी को उबाला था और उस डॉल को मेरे साथ ही दफना देना। सब ऐसे ही हुआ जैसे उसने कहा था। ये पुलिस ऑफिसर बताता है कि उस टाइम यासुमोतो मेरे पास आया था अपना जुर्म कबूल करने के लिए। हमने उसकी रिपोर्ट लिखी, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए हमें उसके खिलाफ सबूत भी चाहिए थे। यासुमोतो हमें उस जगह पर लेकर गया जहाँ पर उसकी वाइफ और बेटी को दफन किया गया था और जब हमने वो कब्र खोदी तो वहाँ पर सिर्फ यासुमोतो की वाइफ ही थी, वो डॉल नहीं। किसी ने उस डॉल को निकाल लिया था क्योंकि यासुमोतो की बनाई हुई डॉल्स के बहुत सारे पैसे मिला करते थे। अब वो आदमी जो योशिओ दादा हिको को यहाँ लेकर आया था
वो बताता है कि मेरे पास एक रास्ता है इस डॉल की इवलनेस को खत्म करने का, उसके शैतानी रूप को खत्म करने का। वो अब एक रिचुअल शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि इस रिचुअल के बाद हमें इस डॉल को उसकी असली कब्र को ढूंढकर उसमें दफनाना होगा। रिचुअल से पहले ये लोग कब्र की ठीक लोकेशन भी जान लेते हैं और इससे पहले कि अब ये लोग अपना रिचुअल शुरू कर पाते, वो डॉल यहाँ पर एक बहुत बुरा जलजला ले आती है। हर चीज तहस नहस कर देती है, लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं और ये लोग स्टेबल नहीं रहते, सारी चीजें गिर जाती हैं और ये लोग इस टाइम उस डॉल का खौफनाक रूप देख पाते हैं। इस सब की वजह से अब उस प्रीस्ट को भी काफी सारी चोट लग चुकी थी। वो प्रीस्ट अब हिम्मत लेता है और इस डॉल के ऊपर होली वाटर डालकर उसे रिलैक्स कर देता है और फिर ये लोग अपना रिचुअल पूरा करते हैं। क्योंकि उस प्रीस्ट को चोट लगी हुई थी, अब वो तो आगे जा नहीं सकता था, इसीलिए आगे का काम वो यूशी और दादा हिको के जिम्मे लगा देता है, उस डॉल को उस गड्ढे वाली कब्र में डालने का। ये लोग अब सही जगह पर पहुंच जाते हैं। दादा हिको उस कब्र का लिड उठाता है और यूशी उसके अंदर उस डॉल को डालती है, लेकिन उस दौरान उसकी बड़ी बेटी की पिक्चर भी उसी के अंदर गिर जाती है और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब वो उस पिक्चर को लेने के लिए अंदर की तरफ जाने ही वाली होती है तो अचानक से वो डॉल जिंदा होकर उसे पकड़ लेती है और उसे अंदर की तरफ खींचने लग जाती है और दादा हिको अपनी वाइफ को बचाने लग जाता है। इस टाइम पर इन दोनों को कुछ ऐसे भी आते हैं जैसे इनकी अपनी बेटी वॉशिंग मशीन के अंदर फंस गई हो। दादा हिको वॉशिंग मशीन को तोड़कर अपनी बेटी को बाहर निकालता है, लेकिन यहाँ असल में दिखाया जाता है कि दादा हिको ने अपनी वाइफ को असल में बाहर निकाल लिया था, लेकिन अभी भी उसके बाल उसी लिड के अंदर फंस गए थे। यूशी अपने बालों को काट कर अपने आप को छुड़वा लेती है और फाइनली ये लोग इस बुरे ख्वाब से आजाद होकर अपने घर वापस लौटते हैं। अब इनकी लाइफ काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुकी थी। कुछ अर्सा गुजरता है और हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट जिसने वो सारा रिचुअल किया था वो यूशी और दादा हिको से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर यूशी की मॉम उस प्रीस्ट को एक फुटेज दिखाती है उस बेबी मोनीटर की, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि मे उस डॉल से बात कर रही है। वो डॉल मे को बता रही थी कि मुझे घर नहीं जाना क्योंकि मेरी मॉम मुझे बहुत ही ज्यादा मारती है, मुझे यहीं रहना है तुम्हारे पास, क्योंकि यूशी ने मुझे एक माँ वाला प्यार दिया है और मैं उस माँ वाले प्यार को चाहती हूँ। इस वजह से यूशी की मॉम को थोड़ी सी गड़बड़ी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि जरूर दाल में कुछ काला है और रिचुअल पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि असल में यूशी और दादा हिको की असली बेटी आज भी यूशी के मॉम के पास थी। दादा हिको और यूशी तो आज तक उसे वापस लेने ही नहीं आए थे जब से वो आइलैंड से वापस आए थे। यहाँ तक के यूशी की मॉम का उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने प्रीस्ट से कांटेक्ट किया था, हमें दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूशी और दादा हिको बड़ी अच्छे से अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे और अपनी बेटी को भी साथ साथ लिए घूम रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जिसको ये लोग साथ साथ लिए घूम रहे हैं वो उनकी असल बेटी नहीं है, वो असल में वही ईवल डॉल है जिसे ये लोग उस गड्ढे से निकाल कर असल में ले आए थे। उस टाइम उस डॉल ने दादा हिको के साथ साथ यूशी को भी पोजेस कर लिया था और इस वजह से वो डॉल इनके साथ आ गई थी। डॉल ने अपना कहा पूरा किया था, उसे माँ का प्यार चाहिए था और अब वो यूशी के साथ रहकर उसका प्यार ले रही थी, जबकि यूशी की अपनी बेटी अपनी माँ के प्यार को तरस रही थी। और ऐसे ही इस खौफनाक सी मूवी की ये एंडिंग हो जाती है, जो हैप्पी तो बिल्कुल नहीं है।